वेल इस मॉड्यूल में विल बी स्टडिंग द लूप ऑफ हेनले एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। और इस ये जो टर्म है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, वी आर फेमिलियर विद दिस टर्म ऑलरेडी, कि जब हम फिश के अंदर गिल्स के अंदर ये बात कर, गिल के अंदर सर्कुलेशन की बात कर रहे थे, तो उसी तरह ये जो लूप ऑफ हेनले है दैट आल्सो प्लेज दैट इज द सेम रोल जैसे कि उसके अंदर था। तो सो काउंटर करंट एक्सचेंज ये जनरली द लॉन्गर द लूप ऑफ हेनले द मोर वाटर एनवायंस दैट कैन बी एब्सॉर्ब्ड। जाहिर है कि अगर थोड़ा सा हिस्सा है, जैसे हम देखते हैं कि द एनिमल्स लाइक aquatic एनिमल्स जो अर्ली फिशेस हैं, उनके अंदर ये लूप ऑफ हेनले जो है वो बहुत कम है। लेकिन जो वो एनिमल्स जो कि टेरेस्ट्रियल हैं और ड्राई कंडीशंस में रहते हैं, उसके अंदर ये लूप ऑफ हेनले बड़ा है, लंबा है। Now it follows that amphibians, they lack the loop because they are closely associated with aquatic habitat। तो ये जो लूप ऑफ हेनले है, इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये एक इकोलॉजिकल अडेप्टेशन है कि वो एनिमल्स जो कि ड्राई कंडीशंस में रहती हैं उनके अंदर लूप ऑफ हेनले लंबा है, और जो कि एक्वाटिक हैं उनके अंदर रिलेटिवली छोटा है। ओके, तो अब डायग्राम में जो कि हम अभी इसके बाद देखते हैं, दैट शोज द काउंटर करंट फ्लो मैकेनिज्म फॉर कंसंट्रेटिंग यूरिन। Now the process of reabsorption is in the proximal convoluted tubule removes water and some salts, that is sodium chloride या सोडियम और क्लोराइड अलग अलग from the glomerular filtrate। तो जो भी फिल्ट्रेशन के बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से रीअब्जॉर्प्शन होनी है, और कुछ हिस्सा जो प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन जो हैं, जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, वो तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हिस्सा जो है वो यही लूप ऑफ हेनले का है। नाउ दिस रिड्यूसेस द वॉल्यूम, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ये 25% जो है वो वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, नाउ दिस इज द नेफ्रॉन, जिसको हमने बिल्कुल फैला के डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया है, और जिसके अंदर द फर्स्ट पार्ट जिससे हम फेमिलियर हैं, दैट इज ग्लोमेरुलस, बोमैंस कैप्सूल है या ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, और उसके बाद ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा दिस इज अ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और उसके बाद फिर ये लूप ऑफ हेनले है, और उसके बाद डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, देन देयर इज द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, दिस इज अ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब इसमें एक और बात कि ये हिस्सा, दिस पार्ट ऑफ इट, दिस इज द पार्ट विच इज फ्रीली परमिएबल टू वाटर। अब ये क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स सेल्स, और उसके बाद साथ ही साथ प्रेशर की वजह से भी है, जो कि वेरी करता है 300 से, फिर उसके जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो ये प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद ये हिस्सा दैट इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये दैट्स पार्ट ऑफ इट, और इसमें दिस इज परमिएबल ओनली टू देयर इज टू द सोडियम एंड देन क्लोराइड आयंस। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेशन के बाद दिस इज अ रीजन वेयर द फिल्ट्रेट इज़ देयर, जो माइक्रो फिल्ट्रेट है, और उसके बाद फ़ौरन यहाँ पे जाहिर है क्योंकि फिल्ट्रेशन हुई है, और वाटर इसमें प्लाज्मा में से काफ़ी हद तक फिल्टर होकर बाहर आ जाता है। और अगर ये रीअब्जॉर्ब ना हो बैक इनटू द ब्लड, तो ऑब्वियसली देयर विल बी द डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, लेकिन इट इज़ अ मैक्सिमम फ्लो, और ये इसमें बाय डिफ्यूजन ही वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है in this limb, in this part of the loop of Henle। और इसके बाद जैसे जैसे there is a movement upward, जिसे हम ascending loop, this is descending loop, this is ascending loop। तो जैसे ascending loop के अंदर हम देख रहे हैं कि जो सोडियम है और क्लोराइड आयंस जो हैं वो तो तमाम के तमाम जो भी उसमें पीछे से आ रहे हैं वो डिफ्यूजन के ज़रिए ही इसमें से निकल रहे हैं, जबकि सोडियम अगर इसमें कम भी हैं तो फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से दैट नीड्स एनर्जी, तो सोडियम आयंस दे आर मूविंग बैक, दैट इज़ बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हिस्सा जो है और उसके बाद ये हिस्सा भी डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी,
ये असल में पीएच को मेंटेन करता है, सोडियम और पोटेशियम आयंस की रेगुलेशन के लिए ये हिस्सा है, उसको रेगुलेट करता है। और इसमें से मैक्सिमम, इसमें से जो भी डिपेंडिंग अपॉन के उसकी रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। और इसलिए हम कहते हैं कि इस नेफ्रॉन के सेल्स जो हैं दे आर नॉट लेस दैन द चीफ केमिस्ट, दे नो व्हाट इज़ टू बी एब्सॉर्ब्ड, दे नो व्हाट इज़ नॉट टू बी एब्सॉर्ब्ड। तो इस तरह ये तमाम सोडियम आयंस एब्जॉर्ब होके, वाटर एब्जॉर्ब होके, और जितना भी सरप्लस वाटर है फिर भी ये वापस देयर इज दैट कम्स इन दी, यू कैन से दिस पार्ट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और इसमें भी अगर वाटर की ज़रूरत है तो वो एब्जॉर्ब हो जाती, क्योंकि ये अगेन देयर इज परमिएबल टू वाटर, सो दिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बैक इनटू द ब्लड। ये हिस्सा जो है ये कहाँ है, ये हिस्सा जिसे हम कहते हैं, ये इसके बाद फिर पेरिट्यूबुला, दैट इज द कैपिलरीज, जिसके अंदर ये वापस आ जाता है, और इनके दरमियान भी एक स्पेस है जहाँ पे वो ब्राइन ब्रॉथ बनता है, एक लिहाज से ब्राइन बनता है। तो दिस यूरिया ब्राइन बाथ, तो इसमें से फिर एब्जॉर्ब होके फिर ये ब्लड के अंदर वापस जाता है। तो इस लिहाज से इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि दिस इज इन फैक्ट देयर इज अ काउंटर करंट, देयर इज अ ऑपोजिट मूवमेंट ऑफ द आयंस, जैसे लूप ऑफ हेनले के अंदर हमने देखा। Now, however, the concentrations of the salt and urea are still isosmotic with the extracellular fluid. और इसमें शुरू में ज़ाहिर है डिफ्यूजन के ज़रिए, लेकिन टाइम कम्स व्हेन इट बिकम्स आइसोऑस्मोटिक, बट इवन देन देयर इज ए फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है। एज द फिल्ट्रेट मूव्स टू द डिसेंडिंग लूप ऑफ द लूप, it becomes further reduced in volume and more concentrate. Okay, now water moves out of the tubule by osmosis due to the high salt concentration. ये ज़ाहिर है osmosis, it is the movement of water through the permeable membrane. तो ये permeable membrane ही से ये जो osmosis का process, water की जो movement है across the membrane, this is the term which is the osmosis. The highest, you can say that urea brine bath concentration is around the lower portion of the loop of the nephron, जिसे हमने देखा. Now, as the filtrate passes into the ascending limb, sodium ions are relatively transported out of the filtrate into the extracellular fluid, with chloride ions falling passively. Sodium पहले और उसके बाद इसको follow करते हैं chloride ions. The water cannot flow out of the ascending limb because the cells of the ascending limbs are impermeable to water, जो हमने डायग्राम के अंदर इस चीज़ को मेंशन कर दिया था. Now the salt concentration of the extracellular fluid becomes very high. Now the salt flows passively into the descending loop only to move out again in the ascending loop. Now this creating a recycling of salt through the loop and the extracellular fluid. Okay, now because the flows in the descending and ascending limbs are opposite to each other, so that's why we call it as the countercurrent the flow, या जो multiplier भी कहते हैं. तो there's a countercurrent gradient in salt is set up. क्योंकि ये जो चीज़ है काउंटर करंट ग्रेडियंट, जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं तो कंसंट्रेशन कम होती जाती है, और दूसरी तरफ जाते हैं तो उस दूसरी तरफ कम होती जाती है. तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द काउंटर करंट मल्टीप्लायर. So the osmotic pressure of the extracellular brine bath is made even higher because of the abundance of urea that moves out of the collecting duct. और ये यूरिया का भी that plays the role in creating this counter current gradient. So this is all about the loop of Henle as a counter current multiplier. Okay.